हाय फ्रेंड्स, सुमित लाइफ में यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स सीटेट का हिंदी। दोस्तों ये पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के लिए दोस्तों ये लैंग्वेज पेपर के लिए बहुत ही मस्त ये सेशन हम लोग का रहने वाला है। फ्रेंड्स जो अभी तक नहीं देखे दोस्तों, ये मेरे सेशन से जुड़ जाइए और इसके पिछले वाले वीडियो जितने सारे हम बनाए हुए हैं दोस्तों, सारे वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्योंकि इसमें अभी हम लोग ये पहला पार्ट हम लोग का स्टार्ट हुआ है दोस्तों। ये पार्ट फर्स्ट स्टार्ट किए हुए दोस्तों हिंदी शिक्षा शास्त्र व वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और जिसमें कि दोस्तों अभी तक हम टोटल फ्रेंड्स अभी तक हम लोग 364 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। आज जो हम लोग करेंगे फ्रेंड्स, ये 365 नंबर क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो जो अभी तक नहीं देखे दोस्तों, वो इसी चैनल पर जाके पूरे लिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को फ्रेंड्स। तो ये 365 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, गीता की कक्षा। देखिए दोस्तों, गीता की कक्षा के अधिकतर बच्चे अप्रवासी हैं, वे पहली बार अंग्रेजी सीख रहे हैं। गीता उनके घर की भाषा का प्रयोग करती है और साथ ही धीरे धीरे अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग शुरू करती है और अंग्रेजी में निर्देश देती है। गीता अपनी कक्षा में किसका संवर्धन कर रही है फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स द्विभाषावाद, बायलिंग्वलिज्म। देखिए फ्रेंड्स, द्विभाषावाद से तात्पर्य ऐसी भाषा से है जब कोई व्यक्ति किसी भाषा को सिखाने के लिए दो भाषा का प्रयोग करता है, अर्थात टारगेट लैंग्वेज लक्ष्य भाषा को सिखाने के लिए घर की भाषा का प्रयोग करती है, तो इसे द्विभाषावाद का संवर्धन अर्थात दो भाषाओं को बढ़ावा देना कहलाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मिनी चाहती है कि उसके विद्यार्थी अपने पठन सामग्री का सारांश जान ले। उसे किस पठन सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स? किसका नहीं करना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, 4 नंबर ऑप्शन है शब्दकोश, डिक्शनरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, डिक्शनरी का। देखिए फ्रेंड्स, सोल्यूशन इसका है कि पठन सामग्री का सारांश जानने के लिए किसी विषय वस्तु को ऊपरी सरसरी तौर पर पढ़ा जाता है, अर्थात सारांश जानने के लिए किसी समाचार पत्र, लेख, पत्रिका के आलेख लेख, शोध लेख आदि का प्रयोग कर सकते हैं। शब्दकोश का प्रयोग सारांश जानने के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि शब्दकोश से तात्पर्य प्रत्येक शब्द का गहराई से पठन करने से है, जबकि सारांश जानने के लिए गहराई से पठन नहीं किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता व्याकरण अनुवाद विधि की विशेषता नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए फ्रेंड्स, भाषा अधिगम का तात्पर्य शब्दों का भाषा अधिगम का तात्पर्य शब्दों का अधिगम से फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, भाषा अधिगम का तात्पर्य शब्दों का अधिगम है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, व्याकरण अनुवाद विधि में शब्द भंडार को दो भाषाओं के माध्यम से सिखाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, व्याकरण अनुवाद विधि में शब्द भंडार को दो भाषाओं के माध्यम से सिखाया जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि नियमों पर केंद्रित होती है। यह विधि बोलने को वरीयता नहीं देती है। यह विधि पढ़ने और लिखने पर अधिक केंद्रित होती है। बालक व्याकरण अनुवाद विधि में भाषा की सटीकता पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। व्याकरण अनुवाद विधि में प्रवाहिता को कम महत्व दिया जाता है, अर्थात भाषा का अधिगम का तात्पर्य शब्दों के अधिगम से है। यह व्याकरण अनुवाद विधि की विशेषता नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भंडार वोकैबुलरी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा, शब्द अर्थ कंठस्थ याद मतलब मेमोराइज करना। ये दोस्तों ऑप्शन गलत है फ्रेंड्स, ये हमारा ऑप्शन 4 नंबर यही ऑप्शन दोस्तों फ्रेंड्स ये हमारा गलत होगा। सोल्यूशन देखिए, शब्द भंडार शिक्षण का उद्देश्य छात्रों द्वारा संदर्भों में परिस्थिति विशेष के अनुसार शब्दों के उचित प्रयोग की योग्यता हासिल करना, संदर्भों से शब्दों के अर्थ को समझना, अर्थात शब्दों के अर्थ जानने के लिए कहानी से जोड़कर पता लगाना, मतलब शब्दों के अर्थ अलग से याद न करना, और जिस शब्द का अर्थ समझ नहीं आ रहा है उसके अर्थ को जानने के लिए शब्दकोश डिक्शनरी का प्रयोग करना, शब्दों के अर्थ कंठस्थ करना शब्द भंडार शिक्षण की विशेषता नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा अधिगम में चुनौतीपूर्ण अवधि कौन सी है दोस्तों? भाषा अधिगम में चुनौतीपूर्ण अवधि कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स, ये चुनौतीपूर्ण अवधि है। बच्चे के जीवन का वह काल जब भाषाएं किसी भी अन्य समय की अपेक्षा अधिक सहजता से सीखी जाती है दोस्तों, यही चुनौतीपूर्ण अवधि है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों इसका, चुनौतीपूर्ण अवधि संवेदनशील अवधि क्रिटिकल पीरियड नाम चॉम्स्की के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में भाषा अधिग्रहण यंत्र एलईडी पाया जाता है दोस्तों, जिसके माध्यम से बालक कोई भी भाषा अर्जित कर सकता है। यह एलईडी प्रारंभ के 5 सालों में अधिक क्रियाशील होता है, अर्थात यह समय जब बालक किसी अन्य समय की अपेक्षा किसी भी कार्य को अत्यधिक सहजता से सीखता है। संवेदनशील समय चुनौतीपूर्ण समय कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष निर्देश विधि किस बात पर निर्भर करती है? प्रत्यक्ष निर्देश विधि किस बात पर निर्भर करती है फ्रेंड्स? तो देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन जो हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये दोस्तों थर्ड हो जाएगा,
आगमनात्मक तरीके से व्याकरण पढ़ाना, आगमनात्मक तरीके से व्याकरण पढ़ाना, ये दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड का। प्रत्यक्ष विधि में भाषा को सिखाने के लिए भाषा के प्रयोग पर विशेष बल दिया जाता है। प्रत्यक्ष विधि भाषा सिखाने के लिए मातृभाषा को मध्यस्थता नहीं बनाती है। प्रत्यक्ष लक्ष्य भाषा टारगेट लैंग्वेज को उसी भाषा में सिखाया जाता है। यह विधि व्याकरण के नियम रटने पर केंद्रित नहीं होती है, बल्कि भाषा प्रयोग के प्रचुर अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण को आगमनात्मक तरीके से सिखाया जाता है, अर्थात उदाहरण के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर भाषा सिखाना, यह है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, सुजाता चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों की सही वर्तनी लिखें, उससे अपने विद्यार्थियों की कैसे मदद करनी चाहिए। तो ऑप्शन 1 देखिए, शब्दों का सही उच्चारण, यही दोस्तों सही है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, शब्दों की सही वर्तनी लिखना सिखाने के लिए आवश्यक है कि छात्रों को शब्दों का सही उच्चारण कराया जाए, अर्थात जब भाषा छात्रों के सही उच्चारण करेंगे तो शब्दों की वर्तनी सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अंशु कक्षा 8 में पढ़ाती है और अपने विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना चाहती है। शब्द भंडार में वृद्धि का सर्वोत्तम तरीका क्या है? शब्द भंडार में वृद्धि का सर्वोत्तम तरीका फ्रेंड्स ये पठन होगा, पठन। देखिए फ्रेंड्स, शब्द भंडार में वृद्धि करने का तरीका है कि छात्र को पढ़ने के भरपूर अवसर दिए जाए। छात्र जब प्रचुर मात्रा में पठन कार्य करेंगे तो नए नए शब्दों से परिचित होंगे, जिससे उनके शब्द भंडार में वृद्धि होगी। शब्द भंडार के लिए छात्र को अधिक से अधिक शब्द प्रयोग के अवसर प्रदान करना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीमा ने अपने विद्यार्थियों को एक कहानी सुनाई। कहानी सुनाने के बाद उसने अपने विद्यार्थियों को उस कहानी का अंत बदलने के लिए कहा। इस गतिविधि से रीमा अपने विद्यार्थियों के लिए क्या करना चाह रही है? देखिए दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स, कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का पोषण करना चाह रही है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, बच्चों में रचनात्मक एवं कल्पनाशीलता के पोषण के लिए आवश्यक है कि छात्रों को कल्पनाशील कहानियाँ सुनाई जाए। छात्रों से कहानियों का अंत बदलकर लिखने के लिए कहना चाहिए, जिससे प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग अंत बताएंगे और इससे बच्चों में रचनात्मक शक्ति का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भाषा की पाठ्यपुस्तकों में पहेलियों एवं वर्ग पहेलियों को शामिल करना है। ऑप्शन फर्स्ट देखिए दोस्तों, इसका सही होगा। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन योग्यता का विकास होता है दोस्तों। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन योग्यता का विकास होता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन देखिए, जब बालक वर्गों में बांटकर आपस में पहेलियों को पूछते हैं और दूसरे उसका उत्तर देते हैं, इस प्रकार की गतिविधि में बालक पहेलियों के उत्तर देने के लिए विभिन्न दिशाओं में सोचते हैं, जिससे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। वर्ग पहेलियों में भाग लेने से बालक के शब्द भंडार वोकैब में वृद्धि होती है। बालक नए नए शब्द से परिचित होते हैं एवं सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रहीम 9 बजे के समाचार प्रतिदिन सुनता है और अपने कुछ मित्रों के साथ कुछ खबरें साझा करता है। इस प्रकार के श्रवण को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? देखिए दोस्तों, इस प्रकार के श्रवण को हम लोग विस्तृत श्रवण फ्रेंड्स, ये एक्सटेंसिव लिसनिंग कहते हैं दोस्तों इसे। रहीम 9 बजे के समाचार प्रतिदिन सुनता है और अपने कुछ मित्रों के साथ कुछ खबरें साझा करता है। इस प्रकार के श्रवण को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो इसे विस्तृत श्रवण कहते हैं फ्रेंड्स, इसे विस्तृत श्रवण कहते हैं दोस्तों। इसका सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, विस्तृत श्रवण एक्सटेंसिव लिसनिंग, विस्तृत श्रवण के उद्देश्य छात्रों को अपने ज्ञान में वृद्धि करने से है, अर्थात छात्र जब किसी विशिष्ट पर्पस से नहीं बल्कि अपने रुचि और ज्ञान में वृद्धि करने के लिए श्रवण करते हैं, विस्तृत श्रवण एक्सटेंसिव लिसनिंग कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक अध्यापक अपनी कक्षा में 10 वाक्यों के अनुच्छेद का श्रुतलेख करवाती है। वह अनुच्छेद को 2 बार पढ़ती है और अपने शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और सुनकर उसी अनुच्छेद को लिखने के लिए कहती है। शिक्षार्थियों को अनुच्छेद हूबहू नहीं लिखना है, उन्हें अनुच्छेद का सार या मुख्य ग्रहण करना है। अध्यापक यहाँ पर श्रवण शिक्षण की कौन सी युक्ति अपना रही है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा दोस्तों। शीर्षपाद उपागम, टॉप डाउन। शीर्षपाद उपागम दोस्तों ये टॉप डाउन। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जब कोई अध्यापक छात्रों से अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है किंतु उन्हें वो अनुच्छेद अनुकरण करके नहीं बल्कि अपने रचनात्मक तरीके से लिखता है, उसे श्रवण का टॉप डाउन अप्रोच कहा जाता है, क्योंकि यहाँ छात्र संपूर्ण अनुच्छेद को सुनकर उसके समस्त केंद्रीय भाव को ग्रहण करके अपने विचारों को रचनात्मक तरीके से लेखन के माध्यम से व्यक्त करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नीचे कक्षा 8 के शिक्षार्थियों के लिए प्रदत्त कार्य का
उल्लेख है, इसे किस तरह का लेखन कहेंगे? जोड़ों में बैठकर चर्चा करो, मुख्य बिंदुओं को लिख लो और विषय के पक्ष तथा विपक्ष के लिए दो दो तर्क देते हुए एक अच्छा लेख तैयार करें। बीच के सभी देशों को जलवायु परिवर्तन प्रभावित कर रहा है, यह विषय है दोस्तों। यह ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा दोस्तों। तर्कमूलक लेखन लॉजिकल राइटिंग। देखिए फ्रेंड्स, तर्कमूलक लेखन में लॉजिकल राइटिंग में जब छात्र जोरों में बैठकर किसी विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं और प्रत्येक छात्र पाठ्य वस्तु के पक्ष और विपक्ष अर्थात गुण दोष पर अपने तर्क विचार रखते हैं तो उसे तर्कमूलक लेखन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भाषा के बारे में कौन सा सही है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। एक भाषा में कई बोलियां होती है, दोस्तों। भाषा के बारे में कौन सा सही है फ्रेंड्स? तो एक भाषा में कई बोलियां होती है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, बोली डायलेक्ट किसी विशिष्ट समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। जैसे एक जगह समुदाय द्वारा बोली जाने वाली हिंदी दूसरे देश क्षेत्र द्वारा बोली जाने वाली हिंदी में भिन्न होती है। इसका तात्पर्य है कि दोनों जगहों पर बोली जाने वाली हिंदी भाषा की दो बोलियां हैं, अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक भाषा की अनेक बोलियां होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से भाषा के आकलन हेतु प्रमाणिक जांच कार्य नहीं है दोस्तों? प्रमाणिक जांच कार्य देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही नहीं होगा। एक वृक्ष की आत्मकथा लिखो, ये प्रमाणिक जांच क्रम कार्य नहीं है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन देखिए, भाषा का प्रमाणिक आकलन ऑथेंटिक असेसमेंट। शिक्षार्थियों का भाषाई विकास संलग्नता से हो सके इसके लिए आवश्यक है कि छात्रों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर प्रदान किए जाएं और बच्चों के भाषाई विकास के आकलन के लिए छात्रों से कल्पनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक तथा उनके स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना चाहिए। और इस प्रकार के प्रश्नों के से शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि छात्र का भाषाई विकास किस स्तर तक हुआ है और कहाँ पर सुधार की जरूरत है। एक वृक्ष की आत्मकथा लिखो, यह प्रमाणिक आकलन नहीं है क्योंकि छात्र यहाँ पर अपने विचार साझा नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाषा शिक्षा और भाषा अधिगम को किस रूप में वर्णित करती है दोस्तों? तो बहुभाषावाद और भाषा की सत्ता, बहुभाषावाद और भाषा की सत्ता दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। बहुभाषावाद दोस्तों मल्टीलिंगुअलिज्म। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुभाषावाद का तात्पर्य बहुत सी भाषाओं के ज्ञान से नहीं बल्कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की भाषा के प्रयोग से है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, कक्षा 8 की एक अध्यापक विद्यार्थियों के 5-5 के समूह बनाती है और आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का विश्लेषण, रिपोर्ट लेखन का कार्य सहयोगात्मक रूप से करने का समूह कार्य देती है। इस गतिविधि को क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसे ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा दोस्तों, परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क। परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क यह एक शिक्षार्थी केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड गतिविधि है। इसमें छात्र किसी एक टॉपिक थीम पर सूचनाओं का संग्रह करते हैं, विश्लेषण करते हैं और अंतिम रिपोर्ट तैयार करते हैं। यह परियोजना कार्य में छात्र स्वतंत्र अध्ययन करता है और स्वयं के विचारों के आधार पर समस्या को सॉल्व करता है। परियोजना कार्य छात्र सहयोगात्मक रूप से समूह में करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को 2-2 पहेलियां सुनाई और जोरों में बैठकर उनका समाधान खोजने के लिए कहा। एक को कहा कि वह जो भी सोच रही है उसे बोलकर पहेली का हल निकाले और दूसरे को दूसरे पहेली का हल इसी तरीके से ढूंढना है। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा दोस्तों? तो इस गतिविधि को फ्रेंड्स सोचकर लिखा गया संलेख कहा जाएगा। थिंक एलाइड प्रोटोकॉल इसे कहा जाएगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, जब शिक्षार्थी को पहले सुलझाने के लिए दी जाती है और छात्र समूह में बैठकर समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो छात्र पहेलियों के उत्तर तुरंत सोचकर देते हैं तथा दूसरे शिक्षार्थी भी उसी प्रकार से पहेलियों के उत्तर तुरंत सोचकर देते हैं। इसी थिंक एलाइड प्रोटोकॉल सोचकर लिखा गया संलेख कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जब शब्द भंडार और भाषा के अन्य पहलुओं के शिक्षण अधिगम के लिए अध्यापकों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही सामग्री और वस्तुओं को किस रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स? तो ये दोस्तों वास्तविक वस्तुएं के रूप में जाना जाता है। वास्तविक वस्तुएं के रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स। वास्तविक वस्तुएं रियलिया, जब शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित बनाने के लिए भाषा सिखाने शब्द भंडार में वृद्धि के लिए घर की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो इसे वास्तविक सामग्री रियलिया कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, व्याकरण के शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा तरीका आदर्श होगा? दोस्तों? ये सहज भाव से चल रहे विमर्श में व्याकरणिक नियमों को प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों को उन्हें पहचानने के लिए अवसर देना, यही दोस्तों व्याकरण के शिक्षण अधिगम के लिए तरीका आदर्श होगा दोस्तों। सहज भाव से चल रहे विमर्श में व्याकरणिक नियमों को प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों को उन्हें पहचानने के लिए अवसर देना, यही दोस्तों सही है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, इसका व्याकरण शिक्षण अधिगम के लिए आदर्श तरीका है। व्याकरण सदैव संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए। संदर्भ में सिखाने का तात्पर्य यह है कि सहज भाव से चल रहे
विचार विमर्श में व्याकरणिक नियमों को प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों को उन्हें पहचानने के अवसर देना, अर्थात पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करना, अर्थात व्याकरण को अलग से न रटवाना। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की अनुसूची में नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, मीजो। तमिल है, हिंदी है, उर्दू है, मीजो दोस्तों कोई भाषा ही नहीं है फ्रेंड्स। देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। असमिया, बांग्ला, कन्नड़, उड़िया, सिंधी, पंजाबी, तमिल, कश्मीरी, मराठी, हिंदी, मलयालम, गुजराती, अंग्रेजी, उर्दू, कोंकणी, संथाली, मैथिली, बोडो, मणिपुरी, नेपाली, संस्कृत, डोंगरी, अर्थात मीजो भाषा का उल्लेख नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षार्थी कक्षा में अपने अध्यापक की बात को ध्यानपूर्वक सुनती है और अगले दिन प्रदत्त कार्य पूरा करने के लिए अध्यापक की बातों के मुख्य बिंदु लिखती भी हैं। इस प्रकार के श्रवण को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे दोस्तों गहन श्रवण कहा जाता है। गहन श्रवण इसे कहा जाता है दोस्तों, गहन श्रवण। देखिए फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन देखिए, गहन श्रवण से तात्पर्य है कि जब कोई शिक्षार्थी पाठ्य वस्तु को ध्यानपूर्वक सुनता है, जहाँ कहीं कठिनाई आती है उस शब्द को अपनी नोटबुक में लिखता है, अर्थात श्रवण प्रभावशाली तब माना जाता है जब बालक किसी कहानी कविता को सुनकर अर्थ ग्रहण करके उसे अपने शब्दों में व्यक्त कर सकें। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अधिगम का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास का स्रोत व्यक्ति की बजाय परिवेश में है दोस्तों? तो यह ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, सामाजिक रचनावाद, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। देखिए दोस्तों, सामाजिक रचनावाद, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक रचनावाद के अनुसार भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण, सोशल टूल्स है। इसके माध्यम से बालक अपने समाज से इंटरेक्शन, बातचीत करके भाषा सीखता है, अर्थात समाज के साथ अनौपचारिक तरीके से भाषा प्रयोग के माध्यम से भाषा सिखाना। अतः सामाजिक रचनावाद के अनुसार बालक के भाषा विकास का स्रोत व्यक्ति की बजाय सामाजिक परिवेश है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थात्मक लेखन के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों? कौन सा लेखन के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर सी डी दोस्तों नहीं आता। शोक संदेश नहीं आता है और डायरी प्रविष्टियाँ नहीं आता है। समीक्षाएँ आता है, व्यक्तिगत विवरण ये आता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन, संस्थागत लेखन, इंस्टीट्यूशनल राइटिंग, औपचारिक फॉर्मल तरीके से किया गया लेखन संस्थागत लेखन कहलाता है। संस्थागत लेखन व्यावसायिक या संस्थागत भूमिकाओं में किए जाने वाले लेखन को कहते हैं। अतः संस्थागत लेखन में औपचारिकता होना आवश्यक है। शोक संदेश तथा डायरी प्रविष्टि अनौपचारिक इनफॉर्मल तरीके से लिखना या लेखन है, अतः यह संस्थागत लेखन के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, व्याकरण सीखने में कार्यविधिक प्रक्रिया आधारित ज्ञान है दोस्तों। क्या है फ्रेंड्स? ये ऑप्शन नंबर 2 देखिए, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। व्याकरणिक रूप किस प्रकार कार्य करते हैं कि प्रति समझ बनाना तथा वैसा ही लागू करना दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, कार्यविधिक ज्ञान के अंतर्गत व्याकरण क्या है तथा इसके साथ साथ इसका प्रयोग कैसे किया जाता है यह भी शामिल होता है। अर्थात छात्र अपने बोलचाल की भाषा में व्याकरण नियमों का प्रयोग कर सके। प्रक्रिया आधारित उपागम, प्रोसीजरल नॉलेज, प्रक्रिया आधारित उपागम के अंतर्गत छात्र किसी कार्य को प्रक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। जैसे साइकिल क्या है, घोषणात्मक ज्ञान, डिक्लेरेटिव नॉलेज। ये तो साइकिल कैसे चलाई जाती है, प्रक्रियात्मक ज्ञान है दोस्तों। अतः ज्ञान को सीखने से उसे अपने रियल लाइफ में लागू करना कार्यविधिक ज्ञान कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कल्पना कीजिए कि किसी एक कहानी में आपका वर्णन है। अपने मित्र को अपने उस दिन का अनुभव बताते हुए पत्र लिखिए। निम्नलिखित लेखन कार्य को क्या कहते हैं दोस्तों? इस ऑप्शन नंबर 3 देखिए दोस्तों सही होगा, एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन, किसी के स्थान पर स्वयं को रखकर कल्पना कर लिखना। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, बहिर्वेशनात्मक प्रश्न, एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन, कल्पनात्मक प्रश्न, दूसरों के स्थान पर स्वयं को रखकर जवाब देना, अनुमान लगाना, तथ्यों से आगे जाकर सोचना। जब बालक किसी और के स्थान पर स्वयं को रखकर कल्पना करता है, एक्स्ट्रापोलेटिव बहिर्वेशनात्मक प्रश्न कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक काव्य का अंग नहीं है दोस्तों? ऑप्शन 2 सही होगा, चरित्र चित्रण दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक काव्य का अंग नहीं है दोस्तों? तो ये चरित्र चित्रण काव्य का अंग नहीं है दोस्तों। उपमा है, बिंब है, रूपक है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, काव्य के अंग क्या क्या हैं? काव्य के अंग दोस्तों रस, छंद, अलंकार, बिंब है। अर्थात उपमा, बिंब, रूपक आदि काव्य के अंग हैं, किंतु चरित्र चित्रण काव्य का अंग नहीं है दोस्तों। चरित्र चित्रण कहानी, नाटक या एकांकी का अंग है दोस्तों। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का आकलन है? सीखने का आकलन कौन सा है दोस्तों? ये रचनात्मक आकलन, ये दोस्तों एक सीखने का आकलन है फ्रेंड्स। आकलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ असेसमेंट देखिए दोस्तों, रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट,
रचनात्मक आकलन सीखने के लिए आकलन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के दौरान किया जाने वाला आकलन ही रचनात्मक आकलन है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चों के बारे में जानने अर्थात आकलन करने का यह सर्वोत्कृष्ट तरीका है। योगात्मक आकलन दोस्तों समेटिव असेसमेंट, सीखने का आकलन साल के अंत में किया जाने वाला आकलन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंत में किया जाता है। आकलन की इस विधि को कम प्रभावी माना जाता है। इस आकलन का प्रयोग विद्यार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा को 5 समूहों में बांट दिया, जिसमें प्रत्येक समूह में 5 शिक्षार्थी है तथा उन्हें पर विद्यालय, सड़क, भूमि तथा आकाश शब्दों से संबंधित शब्द ढूंढने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने 10 से 15 शब्द ढूंढे तथा अन्य समूहों के साथ साझा किए। अध्यापिका ने यहाँ शब्दावली शिक्षण के लिए कौन सी प्रविधि अपनाई थी दोस्तों? ऑप्शन 2 इसका सही होगा दोस्तों, थीम आधारित शब्दावली। थीम आधारित शब्दावली, थीम बेस्ड वोकैबुलरी। थीम आधारित शब्दावली दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, थीम आधारित शब्दावली में ये अंतर्गत किसी एक थीम से संबंधित शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे प्रकृति के बारे में, मानव व्यवहार के बारे में, इससे बच्चों को अवधारणा बनाने में मदद मिलती है। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, एक्स एक ऑनलाइन उपकरण। एक्स एक ऑनलाइन उपकरण है जो नए शब्दों, उनके अर्थ, उपयोग तथा वाक्य में प्रयोग का एक समझ उपलब्ध कराता है। तो देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस ऑनलाइन उपकरण के प्रयोग द्वारा निर्देश किया जा सकता है? फ्रेंड्स ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका देखिए, दी गई पाठ्य सामग्री को प्रवाहपूर्ण पढ़ना। दी गई पाठ्य सामग्री को प्रवाहपूर्ण पढ़ना। दोस्तों ऐसा उपकरण जो नए शब्द, उनके अर्थ, उच्चारण और वाक्य में प्रयोग का समझ उपलब्ध कराएगा, तो छात्र किसी भी पाठ्य सामग्री को फ्लुएंटली पढ़ सकता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, शिक्षार्थियों द्वारा किस तरह के सीखने का कार्य किया जाता है? उनके विभिन्न उदाहरणों का एकीकरण कीजिए और उसका रिकॉर्ड रखना डैश कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो ये दोस्तों पोर्टफोलियो आकलन। पोर्टफोलियो आकलन दोस्तों पोर्टफोलियो असेसमेंट कहलाता है। दोस्तों पोर्टफोलियो एक तरह की फाइल होती है दोस्तों, जिसमें बालक के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक सारे रिकॉर्डों को रखा जाता है। और जब बालक आगे कक्षा में जाता है तो पोर्टफोलियो फाइल उसके कक्षा अध्यापक को दे दी जाती है, जिससे शिक्षक को बालक के बारे में उचित जानकारी मिल जाती है और शिक्षक कक्षाई वातावरण को बालक के अनुमुख बना सकता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आपने अभी हाल ही में एक नए शब्द का प्रयोग किया। आपका एक विद्यार्थी उसे सुनकर अपने एक वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करता है। आप उस शिक्षार्थी की प्रशंसा करते हैं कि उसके संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया। यह भाषा अर्जन युक्ति सर्वाधिक रूप का निरूपण करती है। दोस्तों तो ऑप्शन 1 सही होगा, स्किनर के सीखने के सिद्धांत। स्किनर के सीखने के सिद्धांत, स्किनर के अनुसार बच्चा माता पिता या अपने आसपास के व्यक्तियों की नकल करके सीखता है, अर्थात अनुकरण, इमिटेशन के माध्यम से सीखना। बालक पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, पुरस्कार एवं दंड के माध्यम से भाषा सीखता है। बालक अपनी प्रतिक्रियाओं को दोहराव, सुधार और वयस्कों द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य प्रतिक्रियाओं से मजबूत करते हैं, अर्थात प्रश्न में बालक का वयस्क का अनुकरण करके भाषा सीख रहा है और उसे पुनर्बलन दिया जा रहा है, अतः इसे स्किनर के भाषा सीखने का सिद्धांत कहा जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों को संक्षेपण के शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त है? दोस्तों तो ये 1 सही होगा। दोस्तों इस कहानी का शिक्षण क्या होगा? इस कहानी का शिक्षण क्या होगा? सर्वाधिक उपयुक्त फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, संक्षेपण, समराइजेशन। संक्षेपण का अर्थ है संक्षेपण का अर्थ सारांश होता है, अर्थात कहानी को जिस पर्पस से लिखा गया वह सारे उद्देश्य आ जाए कि तो उनके उतने सारे शब्द में नहीं, अतः किसी कहानी को उसके छोटे रूप में व्यक्त करना। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास शिक्षक द्वारा आधार प्रदान करने का एक अच्छा उदाहरण है? दोस्तों देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। दोस्तों देखिए ऑप्शन 1 देखिए दोस्तों, शिक्षार्थियों को उसके वाक्य या विचार का प्रारंभ करने के लिए शुरुआती वाक्य उपलब्ध कराना। दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, शिक्षक द्वारा आधार प्रदान करने का तात्पर्य है छात्र को स्कैफोल्डिंग देना, अर्थात लेखन के शुरुआती चरण में छात्रों के विचार को प्रारंभ के लिए वाक्य उपलब्ध कराना और उस पर छात्रों से विचार से अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कहना, और इससे छात्रों को उचित गाइडेंस मिल जाती है, जिससे वे अपने विचारों को रचनात्मक तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। दोस्तों जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाए ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सके। दोस्तों देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के 3 महत्वपूर्ण कारक हैं।
एक हो गया दोस्तों एस में होगा सोशल एक्सपीरियंस, सामाजिक अनुभव, सोशल एक्सपीरियंस सामाजिक अनुभव। सी हो गया दोस्तों कल्चर संस्कृति। एल हो गया लैंग्वेज भाषा। SCL सोशल एक्सपीरियंस कल्चर लैंग्वेज, सामाजिक अनुभव संस्कृति और भाषा। वैगोत्स्की के अनुसार बच्चा समाज में अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा सीखता है। भाषा सिखाने में समाज और संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब बच्चे जोड़े एवं समूह में सीखते हैं तो बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं, जिससे सामूहिक भावना का विकास होता है। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास होता है दोस्तों। ऐसे देखिए फ्रेंड्स, आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ ही जन्म लेते हैं। आपका विचार किस धारणा या सिद्धांत से मेल खाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन 2 इसका सही होगा सहज ज्ञानवाद। सहज ज्ञानवाद दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, नोम चॉम्स्की एक सहज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है। सहज ज्ञानवाद के अनुसार भाषा मनुष्य की भाषा बोलने की सहज रूप से स्वाभाविक योग्यता होती है, जिससे बालक अपने आसपास के वातावरण से सहज रूप से भाषा अर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, और हमारे सेशन का आज की आखिरी क्वेश्चन है। जब शिक्षार्थी लेखन प्रक्रिया शुरू करते हैं तो पहला चरण है दोस्तों मस्तिष्क उत्तेजना, ब्रेन स्टिमुलेशन। ये ऑप्शन सही होगा दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, मस्तिष्क उत्तेजना ब्रेन स्टिमुलेशन से तात्पर्य लेखन प्रक्रिया शुरू करने से पहले जिस टॉपिक पर लिखना है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कलेक्ट करने के लिए अपने दिमाग में विचारों का तूफान लाना। मस्तिष्क उत्तेजना ब्रेन स्टिमुलेशन रचनात्मक विचारों क्रिएटिव आइडियाज़ के सृजन में सहायता करता है। अर्थात मस्तिष्क उत्तेजना लेखन प्रक्रिया का प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेज ऑफ राइटिंग प्रोसेस है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर एक बार क्लिक कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।